नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव को लेकर शुजालपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर शुजालपुर एसडीएम अर्चना कुमारी से हमारे संवाददाता अशोक मीना ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज हम आए हैं शुजालपुर एसडीएम मैडम के पास में और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के मैडम से खास बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और कानून व्यवस्था किस प्रकार से बनी रहेंगी, पोलिंग बूथ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से व्यवस्था रहेंगी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं? तो लोकसभा जो आम चुनाव है 2024 का, तो इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहूँगी कि 168 शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र असेंबली सेगमेंट में 262 मतदान केंद्र हैं और हमने रिसेंटली सभी बीएलओज़ की बैठक भी ली है कि जो भी मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में, अगर वो 18 साल की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो अपना नाम अवश्य तौर पर जुड़वाएँ, अपने बीएलओ से संपर्क करें या फिर QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य तैयारियों में सेक्टर ऑफिसर्स की हमने बैठक ली। सेक्टर ऑफिसर्स हमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग और क्रिटिकल मतदान केंद्र के संबंध में एवं प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं उसके संबंध में हमें जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हम आगे अग्रेषित कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने विधानसभा असेंबली सेगमेंट के स्तर पे संबंधित तहसीलदार को नोडल अधिकारी भी बनाया है। विभिन्न जो इलेक्शन की गतिविधियाँ होती हैं और उसकी हम समीक्षा बैठक करके, मतलब लगातार जो है निर्वाचन कार्यों की डेट वाइज जो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए वो नोडल अधिकारियों के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी AROs की बैठक लगातार ज़िले से भी हो रही है और फर्स्ट रैंडमाइजेशन हमारा इस संबंध में कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही हमारा जो है सेकंड रैंडमाइजेशन होगा और फर्दर हमारी इलेक्शन रिलेटेड तैयारियां होंगी। तो इस संबंध में मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी 13 मई को अपने वोट का अवश्य इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मत को दर्शाएं। थैंक यू। धन्यवाद। जैसा कि एसडीएम ने मैडम ने बताया कि जो युवा मतदाता है, जो कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनके माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जो 80+ मतदाता है उनके लिए भी संभवतः उनको घर वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें भी कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। पिछली बार जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान हुआ था उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी शांतिपूर्वक मतदान रहे। अशोक मीना, टीवी 27 शुजालपुर। वहीं जम्मू में नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की लोकसभा कैंडिडेट शिखा बंदराल ने नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने शिखा बंदराल को जम्मू रियासी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया था, जिसके बाद वह जम्मू से आज निर्वाचन पत्र उन्होंने भरा है और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। और इस दौरान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां शिखा बंदराल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। जम्मू से वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने शिखा बंदराल को जम्मू रियासती निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट घोषित किया था, जिसके बाद लगातार उनकी तैयारियां तेज थी और अब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। वहीं अगली खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज नामांकन किया है। इस दौरान हजारों की तादाद में जनता नामांकन में शामिल हुई है। रमन भल्ला ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। बता दें कि कांग्रेस ने रमन भल्ला को जम्मू कश्मीर से अपना प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के कार्यकर्ता रमन भल्ला ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने आज एक जनसभा को भी संबोधित किया और जीत के दावे किए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार षड्यंत्र कर रही है। वहीं टीवी 27 न्यूज से बातचीत करते हुए अप्पू सिंह ने कहा है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। कश्मीर के तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर है। चलेगी कैसे सरकार, दिल्ली की सबसे ज़्यादा विषय इस चीज़ का बना हुआ है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता
आम आदमी पार्टी से अप्पू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार दिल्ली की सरकार जो है वो कौन चलाएगा, अब किसके हाथ में उसकी बागडोर होगी, क्योंकि दिल्ली के जब मुख्यमंत्री ही तिहाड़ जेल के अंदर नजर आ रहे हैं। अप्पू जी, टीवी 27 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार जब तक मुख्यमंत्री ही अंदर हों, जेल के अंदर हों, तो जेल की सलाखों के पीछे हों, तो क्या लगता है आपको सरकार वहाँ की कौन चलाए? देखिए, एपीजे कलाम ने बहुत खूबसूरत पंक्ति एक बार कही थी। वो कहते हैं कि डरा हुआ विपक्ष जो है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं रहता। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी, जिसे होम मिनिस्टर साहब बहुत ही खूबसूरती से सुपारी जितनी पार्टी कहते हैं, यही सुपारी जितनी पार्टी के विधायक, यही सुपारी जितनी पार्टी के सांसदों की वजह से बीजेपी आज डरी हुई है। इनफैक्ट द मनी ट्रेल हैज़ गॉन फ्रॉम द बीजेपी, हाउ देव एक्सटॉर्टेड मनी इन द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये तो क्लियर है। So it is the BJP that is involved in the extortion and not the आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता अप्पू सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर साफ लफ्ज़ों में कहा उच्च न्यायपालिका पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है और आने वाले समय में जो है कि उच्च न्यायपालिका ही फैसला सुनाएगी और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बाहर होंगे। मगर ये भी साथ साथ कहते हुए नजर आए इसके पीछे सारा हाथ जो है वो भाजपा का ही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विनीत कारहलू, टीवी 27 न्यूज़, जम्मू। वहीं समाजवादी पार्टी के करछना से 2 बार विधायक रह चुके उज्जवल रमन सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है उसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिली है, जिसमें इलाहाबाद सीट भी है। अखिलेश यादव की सहमति से ही उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या कुछ आगे की तैयारी है और क्या है उनकी रणनीति, इस पर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। उज्जवल रमण जी ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी आज हमने ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और निसंदेह कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रयागराज में चूंकि आपका जनाधार भी है और बीजेपी जिस हिसाब से अपना विकास का मॉडल लेकर के आगे चल रही है, लगातार प्रदेश की जनता से विकास की बातें कर रही है कि धरातल पर बीजेपी के गवर्नमेंट में विकास को उतारा गया है, तो आने वाली लड़ाई जो 24 की है चुनौतीपूर्ण होगी, कैसे निपटा जाएगा? निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगी। जो वर्तमान बीजेपी की नीति और कार्यक्रम है उसके पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, यूपी में एक जनाधार कम भी हुआ था, कुछ राजनीतिक जमीन भी खोई थी कांग्रेस ने। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस अपनी वो पुरानी सारी राजनीतिक जो जनाधार और जो जमीन है उसको वापस लाएगी? निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर तीनों की जमीन खोई हुई जो भी ज़मीन रही पिछले चुनाव में जो है 19 के चुनाव में, उससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये थे उज्जवल रमण जी, जिनका कहना था कि प्रयागराज की जनता आप जानती है और प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। उज्जवल रमण सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत, इनसे बात करेंगे। उज्जवल रमण सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस में क्यों आए? देखिए, उज्जवल रमण जी जो कांग्रेस पार्टी का आज हिस्सा हुए हैं, कहीं ना कहीं रेवती रमण सिंह जी जो इनके पिताजी रहे हैं, उन्होंने समाजवादी आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लोहिया जी के साथ काम किया, जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया। तो आज जो देश को कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा की ज़रूरत है, अम्बेडकरवादी विचारधारा की ज़रूरत है और कांग्रेस विचारधारा की ज़रूरत है। तो उसी के तत्पश्चात उज्जवल रमण सिंह जी ने हमारे नेतृत्व से बात की, हमारे नेतृत्व ने आज उन्हें ज्वाइन कराया है और निश्चित तौर पे उनके आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस जो हमारा है समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी मजबूत होगा। और निश्चित तौर पे हम लोग मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे। निश्चित तौर पे अभी कुछ दिन के बाद में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये थे सचिन राउत, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि उज्जवल रमण ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस भी मजबूत हुई है और इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुई है। आने वाले वक्त में जब जनता आशीर्वाद देगी तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।
वहीं मंदसौर की भानपुरा पुलिस ने 6 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भानपुरा थाना टीआई गोपाल सूर्यवंशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध अफीम की डील होने वाली है। इस आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दिया। बिना नंबर की बाइक पर आ रहा एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 5 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम को जब्त किया गया है। वहीं अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल ने संजय सिंह के जमानत के सवाल पर कहा कि देश के साथ अन्याय हो रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भी जीत होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो कि अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपकी अलायंस पार्टी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है क्या? माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूं। कम से कम सच की आवाज उन्होंने सुना और आज ईडी को आईने दिखाते हुए जिस तरह से जमानत मिला और ईडी ने कहा कि मेरे को अब जेल में नहीं रखना है, क्योंकि ईडी जान रहा है कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है और हम जबरी किसी पर कितना दिन तक रोक कर जेल में रखेंगे। इसलिए चाहे हमारे इंडिया गठबंधन के जितने लोगों को ये जेल में, हेमंत सोरेन हो, उन पर भी गलत इल्जाम लगाया गया, केजरीवाल जी पर और लोगों पर, ये विपक्ष को 14 के बाद से आवाज दबाने की कोशिश की गई। इस आवाज को दबाने के जितना कोशिश की गई, मोदी जी डर रहे हैं कि 24 में इंडिया गठबंधन सरकार आ जाती है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी जेल में नजर आएंगे। लंबा लिस्ट है और भ्रष्टाचार का इतना कलई, जितने अपने साथियों को देश के किसान का, आम आवाम का पैसा उठा के लोन माफ किए हैं, ये भ्रष्टाचार का और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पैसा लूटा गया है, इसका कलई सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाने का काम किया। चाहे सर, वीवीपैट को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल, तो इसीलिए मैं बार बार बधाई सुप्रीम कोर्ट को दे रहा हूं कि अब कम से कम देश की जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। एक आवाज ये है कि हम चलिए, इनका मैच फिक्सिंग तो चल रहा है, कम से कम इतना होगा कि मैच फिक्सिंग है तो कितना फिक्सिंग है। अगर वीवीपैट से चुनाव में गिनती काउंटिंग होता है, दोनों मेंशन होता है, तो इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई को जिस तरह से दबाने की कोशिश, जिस तरह से चुनाव आयोग को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका दोनों का हो, तो ये समय बचाने के लिए जिस तरह से ये लोग बार बार कहते हैं कि समय लगता, तो समय लगे, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आए, 4 दिन में रिजल्ट आए, लेकिन क्लियर होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देश के लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। हम लोकतंत्र में ऐसे लोगों का उम्मीद, जो जनता जिसको वोट देती है उसको अपना सांसद देखना चाहती है, उसको संसद भवन में भेजना चाहती है, वो आम आवाम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले को भेजना चाहती है। हम चुनते किसी को, चला कोई जाता है, तो देश के साथ धोखा है, जुल्म है। इस हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस संघर्षों के साथ आज इंडिया गठबंधन एक नया जोश के साथ, जिस तरह से संजय सिंह निरंतर, आप देखे होंगे संसद भवन से लेकर सड़क तक निरंतर मोदी सरकार के योजनाओं, जिस तरह से विफल योजनाओं, जुमलों के खिलाफ वो खड़ा होकर, निखर होकर बोलते रहे हैं, उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर इस शराब घोटाला में डाला गया। आखिर सच्चाई सामने आई कि उनको निराधार शराब घोटाला में डालकर उनके आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अब ये आवाज दबने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास अब आगे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट एक आईना दिखा रहा है सच्चाई का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भी अब पता चल जाएगा कि अब 24 नजदीक आ रहा है। सरकार बदलती है, समस्या बदलता है, आपको रहना है, थोड़ा सा ईमानदारी दिखा लीजिए, नहीं तो 24 में परिवर्तन तो होना निश्चित। तो अभी आपने सुना स्वामीनाथ जायसवाल जी को, जिनका कहना है कि देश के साथ अत्याचार हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं खुशबू सिंह, टीवी 27 दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीएम विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर से नॉमिनेशन फाइल किया है। नामांकन के दौरान सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी आक्रामक होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कार्टून वार किए जा रहे हैं। यह कार्टून वार कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों से जुड़े हुए हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस में बीजेपी को जवाब देती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ के दोनों पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। हाल ही में भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कोरबा लोकसभा प्रत्याशी का एक पोस्टर जारी कर रिमोट कंट्रोल प्रत्याशी बताया था, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास भाषा की मर्यादा नहीं है। कोरबा की जनता ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी वर्तमान में सांसद हैं और बेबाकी से बोलते हैं। अगर धर्मपत्नी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कठपुतली अगर बोलती है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भाषाओं की मर्यादा उनके पास नहीं है। धर्मपत्नी भी है और कांग्रेस पार्टी की सांसद भी है। कोरबा क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग कोरबा की जनता के लिए बड़ा अपमान है। इसको कोरबा की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपक बैज पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज जिसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। साधारण सांकेतिक विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए क्यों कहा था बच्चों को। ऐसा ही आप दोहरी मापदंड नहीं रख सकते। दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है भाई, आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो। ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय की। दरअसल बीजेपी ने जो कार्टून जारी किया उसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत दिखाई दे रही हैं। पोस्टर के जरिए ज्योत्सना महंत को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास की कठपुतली बताया गया है। साथ ही भाजपा के पोस्टर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल निष्क्रिय सांसद नहीं चुनेंगे। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात के बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दर्शन क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिया गया उनका बयान उनका राजनीतिक जीवन पूर्ण न करते इस बात के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि क्षत्रिय समाज इस बात को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षत्रिय समाज से रूपाल की तरफ से माफी मांगी। क्षत्रिय बाल समाज से अपील की कि वह रूपाला को माफ कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी क्षत्रिय समाज अभी किसी भी प्रकार के रूपाला को माफ करने के लिए राजी नहीं है। क्षत्रिय समाज ने रूपाला के बयान को पूरे समाज की तौहीन माना है। ऐसे में अगर इसी प्रकार गतिरोध जारी हो रहा है तो पुरुषोत्तम रूपाला की राजकोट से उम्मीदवारी वापस होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना इस बात की है कि रूपाला खुद चुनावी मैदान छोड़ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो रूपाला के राजनीतिक सफर पर इस लोकसभा में विराम लग जाएगा। जाहिर तौर पर बीजेपी एक अकेले उम्मीदवार के चक्कर में पूरे क्षत्रिय समाज की नाराजगी मोल नहीं लेगी। यूं तो बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन विपक्ष यह भी आरोप लगाता है कि बीजेपी के राज में व्यवसायी, व्यापारी और उद्योगपतियों को मुश्किलें उठानी पड़ी है। इन्हीं सवालों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने देश के बड़े व्यापारी और यूपी बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर शंकर हलवासिया से सवाल पूछे। जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। टीवी 27 न्यूज के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं देश के बड़े व्यापारी, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर शंकर हलवासिया जी। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश भर में चुनाव हो रहा है और व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो न सिर्फ खुद चुनाव को प्रभावित करता है बल्कि उनसे जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों लोग चुनाव को प्रभावित ही नहीं करते, चुनाव की दिशा बदलने की भी शक्ति रखते हैं। हलवासिया जी, व्यापारी भाजपा के साथ इस बार क्यों आएगा? कहते हैं बड़े चैलेंजेस थे पिछले 5 वर्ष में व्यापारियों को।
अलग अलग मामलों को लेकर, फिर भी आप अगर विश्वास करते हैं कि भाजपा में व्यापारी आएगा, तो व्यापारी और व्यापार से जुड़े लोग, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हो सकते हैं? देखिए अमरेन जी, जनसंघ का जब गठन हुआ था तो शुरू से इसको व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था। 77 में जनता पार्टी बन गई, उसके बाद 80 में पुनः भारतीय जनता पार्टी बनी। व्यापारी सच पूछिए तो कभी जनसंघ से या भारतीय जनता पार्टी से अलग ही नहीं हुआ। ये तो एक विषय होगा। दूसरा विषय ये हो गया कि वर्तमान में व्यापारियों की क्या स्थिति है। बहुत अच्छा। एक चीज़ और बस, अब आपके विषय को ले लेते हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस चुनाव में कि आप जो सामाजिक और व्यावसायिक महासंपर्क अभियान है उसको नेतृत्व दे रहे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं। तो ये सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क अभियान ये कैसे, क्या कुछ है इसका, मतलब आइटम वाइज वेरिफिकेशन क्या है, कैसे हम इसको आगे ले जाते हैं? देखिए, इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज सिंह जी कर रहे हैं। हम लोग उस टीम का हिस्सा हैं और ये जो अभियान है ये अति महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें हर लोकसभा में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो किसी भी फील्ड के हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे चिकित्सक हों, शिक्षक हों, व्यापारी हों, श्रमिक हों, कोई लीडर हो, पुरस्कृत व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, तो इस हर फील्ड से चुनिंदा लोगों को हम लोग संपर्क करेंगे। देखिए, ये जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कामयाब होते हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के ये बिजी होते हैं, तो ये इनके पास समय नहीं होता ज़्यादा, लेकिन उनको अगर अप्रोच किया जाए तो उनको विषय रखा जाए कि किस प्रकार से निष्पक्ष होकर मोदी सरकार ने विकास के प्रति 10 साल निरंतर काम किया है और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसर के रूप में हमारी मदद कर पाएंगे। और मेरा तो मानना है कि ये विशेष संपर्क अभियान एक गेम चेंजर होगा। तो सुधीर शंकर हलवासिया बड़े व्यवसायी और भाजपा के साथ एक राजनेता के रूप में भी जुड़े हैं। हमने उनसे सीधे सवाल पूछे, सवालों में कुछ टेढ़ापन हो सकता है, लेकिन उन्होंने सधे हुए जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार पृथ्वी के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, TV 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। अगली खबर कासगंज से है, जहां जेल में उमर अंसारी और निखत बानो ने अब्बास अंसारी से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। जेल से निकलने के बाद से बातचीत करने के दौरान उमर अंसारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कर सकता है, सिर्फ सेवा कर सकता है और कुछ नहीं। अब्बास से मुलाकात पर उमर ने कहा कि अब्बास ने जेल में रोजे रख रहे हैं और खाना वाना खा रहे हैं। फाइल अभी कोर्ट में है, अल्लाह ने चाहा तो जमानत हो जाएगी। इससे पूर्व जेल प्रशासन ने उमर अंसारी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। उमर भाई क्या मुलाकात चलिए, क्या कुछ बताइए? मुलाकात हो गई, जो जाहिर बात है उनके पिता हमारे पिता हैं, एक बेटे का क्या हाल होगा वही है। ठीक है, हिम्मत से है, ठीक है, स्वस्थ है, खाना वाना खा रहे, रोजा है, रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। जो एक पुत्र अपने पिता के लिए, पुत्र अपने पिता को कुछ दे नहीं सकता, बस उनकी सेवा कर सकता है, उनके लिए दुआ कर सकता है, सारी उम्र यही करे, वही काफी। पुत्र अपने पिता को। उमर भाई, क्या कहते हैं, आप लोग जो है शुरू से सवाल उठाते रहे हो लेकर के, इस पर कुछ कहना चाहिए? सबके बारे में सब कह चुके हैं। अब ये दस्तूर, ये मौका, ये वक्त नहीं है, अब सब आप लोग को जानते। जमानत का प्रयास चल रहा है क्या? चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएस शर्मिला रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार के कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवारी का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं भागलपुर से अजीत शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 और देश में 400 के पार सीटों पर विजयी प्राप्त करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अरुण गोविल को मेरठ और देश की जनता ने अपना प्यार दिया है। सपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपा को अपना नाम बदलकर अदला बदला प्रत्याशी नाम रख लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर कहा कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, किससे मुकाबला लग रहा है आपको? मुकाबला किससे लग रहा है? देखिए, अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई मुकाबले में नहीं है। अच्छा, पता लग रहा है कि फिर सपा के टिकट को लेकर फिर कुछ घमासान है, लखनऊ से खबर आई है। नहीं, देखिए, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में घमासान है और हमारी 2024 से लेकर के 2047 तक। वहीं सेंसिटिव इंडिया फाउंडेशन और क्रिधा एबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर ने रॉबर्ट्सगंज में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर ऑटिज्म जागरूकता रैली का आयोजन किया। डॉक्टर अंकिता तिवारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली आम जनता, शिक्षकों और समाज के बीच ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। इस जागरूकता रैली में 40 से ज्यादा लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिवस के लिए हमने एक जागरूकता रैली की थी जिसमें लगभग 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा उद्देश्य ये था कि आम पब्लिक या हमारा जो समाज है वो ऑटिज्म के बारे में समझे और ऑटिज्म से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर सके, उसके निदान में उनकी मदद कर सके और जितना हो सके उनके साथ में संवेदनात्मक रूप से। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने आए, लेकिन जनता उनसे कई सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता सवाल पूछती है कि अंकिता भंडारी मामले में संलिप्त सफेद फोर्स की गिरफ्तारी कब होगी, सरकार उनका नाम उजागर क्यों नहीं करना चाहती। सवाल किया कि केदारनाथ से चोरी की जांच क्यों नहीं की गई। जब मोदी जी धर्म की बात करते हैं तो मंदिरों में इस प्रकार के कार्य करने वालों के नाम उजागर करने के साथ उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम मोहन यादव की तारीफ की है। एमपी के शहडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि अभी उन्हें सीएम बने केवल 3 महीने ही हुए और सीएम ने 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड रखा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने में ही सीएम ने इस इलाके के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता को 33 साल राज करने के बाद भी कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा है क्या। हम गांव के लिए आए हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, हम वंचित के लिए आए हैं, हम पीड़ित के लिए आए हैं, हम शोषित के लिए आए हैं, हम किसानों के लिए आए हैं, हम महिलाओं के लिए आए हैं। इस बात की चिंता करने वाले अगर हैं तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनका अनुकरण करते हुए आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में इनकी सरकार मध्य प्रदेश की चिंता कर रही है। अभी हमारे मोहन भाई जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। अभी उनको मुख्यमंत्री बने हुए 3 महीने हुए, 3 महीने, और 3 महीने में ही उन्होंने इस इलाके के लिए, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने अभी उन्होंने रख दिया 3 महीने के अंतराल के बाद। इसको भी हमको समझना। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को 30-30 साल राज करने के बाद भी कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा क्या? देखा क्या? कभी आपने सुना कि उन्होंने क्या काम किया, बताया क्या? और हमारी संस्कृति देखो कि हम 3 महीने में ही अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक दृष्टि से सोचने का। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।